सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है हमारी एचएसएससी 2026 के लिए, इसका जो है आज हम यहाँ पे 135वां भाग डिस्कस करने वाले। ठीक है, 135वां भाग आज हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैं कंप्लीट 134 भाग करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, ये हरियाणा जीके की सीरीज कंप्लीट आपको देखनी बेहद जरूरी है एचएसएससी 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 142 शिफ्टों तक जो है हमारी ये कंप्लीट सीरीज चलेगी और 142 शिफ्ट होने में अब कितना समय बाकी है, बस थोड़ा ही समय बाकी है, यानी कि 135 और 5 40 और 2 42, यानी कि 7 वीडियो और बाकी है। और 7 वीडियो के बाद जो है हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा असंभव कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन मैंने कर दिया। देखो, एक पार्ट से जब मैं चला था ना, तब मुझे भी लगता था यार 142 पार्ट तक पहुंचना काफ़ी जो है मुश्किल होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है मैं अपने टारगेट पर पहुंच चुका हूं। और आपको भी अपने हरियाणा पुलिस एचएसएससी सीईटी मेंस या फिर ग्रुप डी में अगर आपका जो टारगेट है वहां तक पहुंचना है तो आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन डेली चलना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी, तभी जो के जाके जो है आप अपने लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपकी एक और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है हमारा इंडिया जीके जो है वो शुरू हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाना। सारी इसकी जो जितनी भी पीडीएफ होती है ना, वो सारी टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, मिथाथल। मिथाथल जो है आप सभी जानते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये पुरातात्विक स्थल है मिथाथल, जिसे सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मिथाथल जो पुरातात्विक स्थल है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिथाथल के अंदर जो है मिथाथल और नौरंगाबाद ये दोनों ही कहां पर अवस्थित है? यहां पे लिख देता हूं मिथाथल और नौरंगाबाद। ठीक है, ये दोनों ही जो पुरातात्विक स्थल है ना नौरंगाबाद, ये दोनों ही कहां पर अवस्थित है? ये दोनों ही जो है भिवानी जिले के अंदर जो है अवस्थित है। अब आपको क्या याद इसके अंदर रखना है, इसका जो उत्खनन था ना, उत्खनन यहां पे लिख देता हूं उत्खनन। इसका जो उत्खनन है कब किया गया था? 1968 में जो है इसका उत्खनन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सूरजभान जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, सूरजभान जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था। इतनी जानकारी जो है आप मिथाथल के बारे में याद रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, इसका जो है भारत में सबसे बड़ा स्थान जो है राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहां पर अवस्थित है? तो ये राखीगढ़ी जो है ये हिसार के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये हिसार के अंदर अवस्थित है। और 3 इसकी चीजें आप याद रखेंगे, एक तो 1963 जो है 63 आप याद रखेंगे, एक 1969 आप याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे 1969 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक 1969 हो जाएगा और एक आप याद रखेंगे 1997 से 2000 के बीच में जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, 1997 से 2000 के बीच में ये 3 ईयर आप जरूर याद रखेंगे। 1963 में क्या हुआ था? तो 1963 में जो है इस सतल की जो है पहचान की गई थी मेरे भाई। ठीक है, एएसआई के द्वारा, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पहचान की गई थी 1963 में। उसके बाद 1969 में जो है इसकी जो कुछ और चीजें खोदी गई थी। ठीक है, कुछ और चीजें खोदी गई थी। और ये चीजें किसके द्वारा खोजी गई थी? सूरजभान जी के द्वारा खोजी गई थी। किसके साथ मिलकर खोजी गई थी? केयू के जो विश्वविद्यालय है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर, उसके साथ जो है ये सूरजभान जी ने जो है करी थी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं, हम इस साइड लिख देंगे। ठीक है, सूरजभान जी के द्वारा। डोंट वरी, ये सारी चीजें मैंने जो है नीचे भी लिखी है। चलिए कोई नहीं, नीचे से ही दिखा दूंगा। उसके बाद 1997 से 2000 के बीच में इसका व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर जो उत्खनन कार्य करवाया था वो किसने किया था? तो वो किसने किया था? अमलानंद घोष जी के द्वारा जो है ये चीजें की गई थी मेरे, माफ कीजिएगा अमलानंद घोष कह रहा हूं, अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी मेरे भाई। ठीक है, अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे और यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, तो ये सारी चीजें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मिथाथल को सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी डोमेन का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसको दोबारा तरीके से याद रखना, क्वेश्चन यही पूछेगा, लेकिन वो क्या पूछेगा अगली बार आपसे जो है ये भिवानी जो जिला है ना, ये आपसे नहीं पूछेगा। अगली बार आपसे क्या पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। मिथाथल को
सिंधु घाटी सभ्यता का डैश कहा जाता है। ठीक है, आपको ये देगा हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मिथातल जो पुरातात्विक स्थल है इसको डैश के नाम से पुकारा जाता है या फिर माना जाता है। तो आपको दे देगा पूर्वी डोमेन दे देगा, पश्चिमी डोमेन दे देगा, दक्षिणी डोमेन दे देगा और जो है उत्तरी डोमेन दे देगा। तो आपको याद रखना ये पूर्वी डोमेन के नाम से जो है जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं, बस इसको आपको पढ़ना है आराम से बैठ के डाउनलोड करके। राखी गाड़ी के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, 3 मुख्य चरणों में इसको विभाजित किया गया था। ये देखो, प्रारंभिक पहचान जो है 1963 में की गई थी। किसने किया था भाई? जो इसकी खोज की थी ना, मतलब सबसे पहले इसकी खोज कब की गई थी, पहचाना गया था 1963 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के द्वारा इसको जो है पहचाना गया था। उसके बाद विवरण की बात करूं तो एएसआई की टीम ने पहली बार इस टीले की पहचान एक प्राचीन हड़प्पा स्थल के रूप में की थी और इसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था। द्वितीय चरण की बात करूं तो व्यापक सर्वेक्षण और प्रलेखन जो है 1969 में किसके द्वारा किया गया था? सूरज भान ने जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ जो है मिलकर किया था। और तृतीय चरण आपको 1997 से 2000 मिलेगा, ये रहा। और ये किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने जो है निदेशक और उत्खनन शाखा एएसआई के साथ मिलकर। यह राखी गढ़ी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अमरेंद्र नाथ ने नेतृत्व में एएसआई ने पहली बार टीलों की गहरी खुदाई की थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जितनी मैंने आपको बोली है उसको भी याद रखना है और जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है इसको भी अच्छे से याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको रिवाइज करने के लिए मैंने एक चीज लिख के दी है। अगर मैं आपको ये चीजें एक एक करके लिखवाता ना तो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता और आप शॉर्ट नोट्स बनाते। और अभी भी कोई बच्चा अगर शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो मैं उसको यही कहूंगा अभी शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 2 महीने का टाइम है आपके पास, 2 महीने में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने का और भी बहुत बार जो है टाइम मिलेगा, वहां आप बना लेना। ठीक है, अभी आपके पास क्या करना है, अभी आपको मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना है मेरे भाई। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जो है आपको रिवीजन करनी है, तब जाके जो है आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ऐसी चीजें आपको तैयारी करनी है। बाकी मैंने जो है और भी पुरातात्विक स्थल जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, इनको भी याद रखना। राखी गढ़ी हिसार में है, बनावली फतेहाबाद में है, कुणाल फतेहाबाद में है, भिडराना फतेहाबाद में, मिथातल भिवानी में है, तिगराना भिवानी में है, बालू कैथल में है, सीसवाल हिसार में है, फरमाना दक्षखेड़ा रोहतक में है और भगवानपुरा कुरुक्षेत्र है मेरे भाई। ये भी कुछ जो है आपको लोकेशन इनकी पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो आप नाम सुनते हैं ना INLD, तो INLD की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन नेशनल लोकदल जो है इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाती है। यहां पे लिख देता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल मेरे भाई। ठीक है, लोकदल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और वर्तमान 2026 की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये आप जरूर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए INLD 2026 में जो है इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो वर्तमान अध्यक्ष आपको याद रखना है कौन हो जाएगा? अभय सिंह चौटाला हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अभय सिंह चौटाला जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1996 में सबसे पहले इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वो लोक दल के नाम पर जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसको जो राष्ट्रीयता का दर्जा मिला था, यानी कि 1996 में आधिकारिक तौर पर जो है इसको हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के नाम से जो है नई पार्टी का गठन किया गया था। ये आप याद रखना 1996 में। ठीक है, 1996 में जो है इसका क्या नाम रखा गया था? 1996 में इसका नाम रखा गया था, यहां पे लिख देता हूं, हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, हरियाणा लोकदल। ठीक है, हरियाणा लोकदल के नाम से जो है इसको 1996 में जो है गठन किया गया था। उसके बाद इसका नाम चेंज कब किया गया? तो ये भी आप नाम रखना, 1998 में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया था? INLD जो है इसका नाम कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी? चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, जिनको जो है जननायक या फिर ताऊ के नाम से जो है इनको
पुकारा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे चीजें आपको याद रखनी होगी। बाकी डिटेल से मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। न्याय युद्ध यहाँ पे लिख, ये न्याय युद्ध मैंने पता है क्यों लिखा है, एचएसएससी के द्वारा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। चौधरी देवीलाल ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध, उस समय जो सरकार चल रही थी ना 1985 के 87 के बीच में, मतलब 85 की बात हो रही है ये, 85 में जो सरकार चल रही थी ना उस समय चौधरी देवीलाल ने एक जो है आंदोलन चलाया था न्याय युद्ध नामक, ठीक है। इस ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व चौधरी देवीलाल ने किया था, जिससे उन्हें जननायक के रूप में स्थापित किया गया। जननायक क्या था, मतलब लोगों के बीच में जाके ये अपनी बातें कहते थे और बातें आराम से, मतलब जैसे नॉर्मल इंसान कोई मिलता है ना ऐसे जाके ये बैठते थे, इसीलिए जो है इनको जननायक नाम दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। अब लोक दल का क्या प्रभाव पड़ा आगे देखो, 1985 में जब इन्होंने न्याय के विरुद्ध ये आंदोलन खड़ा किया था ना, तो 1987 में देखो क्या प्रभाव होता है। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने लोक दल के बैनर तले संघर्ष किया, जिसका उद्देश्य किसानों और गरीबों को अधिकार दिलाना था। ऐतिहासिक जी 1987 में देखो सीएम बने थे ना, मुख्यमंत्री 2 बार बने थे चौधरी देवीलाल। कब बने थे, पहली बार कब बने थे 1979 से, माफ कीजिएगा 1977 से 79 में बने थे, और दूसरी बार कब बने थे 1987 से 1989 के बीच में बने थे। तो इसी समय जो है 1987 में दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। आंदोलन की लहर के कारण 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोक दल ने जो है बहुमत प्राप्त किया और चौधरी देवीलाल जो है मुख्यमंत्री बने थे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ये सारी चीजें आप पढ़ लेना भाई, सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट्स के लिए यहाँ पर लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था। तो आप सभी जानते हैं पंडित भगवत दयाल सर कौन थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे भाई, ठीक है, फर्स्ट सीएम थे। और ये कौन से थे, कांग्रेसी थे मेरे भाई, ठीक है। कांग्रेसी गलत लिख दिया, ठीक है, ये कांग्रेसी हो जाएंगे भाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद चौधरी देवीलाल के बारे में अभी ऊपर डिटेल से जान के आए, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राव वीरेंद्र सिंह कौन थे, तो ये दूसरे सीएम थे मेरे भाई, ठीक है, ये दूसरे सीएम थे और ये गैर कांग्रेसी थे मेरे भाई, ठीक है, ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, ये गैर कांग्रेसी थे। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1996 में जो है इन्होंने शराबबंदी लागू की थी, जिसको 1998 यानी कि 1 अप्रैल 1998 को जो है ये हटा भी लिया गया था। दोनों डेट्स याद रखना, 1 जुलाई और 1 अप्रैल 1996 और 1998 मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है हरियाणा में नवनिर्मित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डैश में स्थित है, ठीक है। ये पुराना करंट अफेयर है बट कोई बात नहीं, हम यहां से स्टैटिक चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हरियाणा में नवनिर्मित जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है, ये कहां पर अवस्थित है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में जो है अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जरूर आप याद रखना है, स्थापना इसकी कब हुई थी, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये कहां पर अवस्थित है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो है ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, फरीदाबाद में अवस्थित है। यहाँ पे लिखा गया होगा, ये देखो हरियाणा नवनिर्मित ईएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद के न्यू इंडस्ट्रियल टाउन एनआईटी सेक्टर 3 में स्थित है, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 2015 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें आप याद रखेंगे और ये भी आप याद रखेंगे जो है यह एक सरकारी सह शैक्षणिक मेडिकल कॉलेज है और श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जो है ये संचालित होता है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे और ये और याद रखेंगे कॉलेज पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक से जो है ये संबंध भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखते हो, ये पता है ना आपको पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर अवस्थित है और जो पहले हमारे सीएम थे उसी का नाम जो है उस यूनिवर्सिटी पे रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 5 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए हैं, पहला सोनीपत जिले में और दूसरा डैश में। यानी कि ये क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज आपको पहले बता देता हूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। 2 चीज होती है, क्या होती है, दो चीज क्या होती है, एक तो फूड पार्क होता है, ठीक है, एक होता है फूड पार्क, एक होता है फूड पार्क और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेगा फूड पार्क, ठीक है, मेगा फूड पार्क होता है, ठीक है, मेगा फूड पार्क होता है मेरे भाई। अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है, किसी को पता है,
फूड पार्क क्या होता है? फूड पार्क का जो पूरा वित्त पोषण होता है ना, इसकी देख रेख सब कुछ जो इसको जो है जो जितने भी पैसे वगैरह खर्च होते हैं वो कौन करता है? राज्य सरकार की देख रेख में सारे ये काम होते हैं। ठीक है, ये राज्य सरकार की देखरेख में होते हैं। और जो मेगा फूड पार्क होता है ये किसकी देखरेख में सारा होता है? इसको वित्त पोषित कौन करती है? तो इसको करती है केंद्र सरकार मेरे भाई। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है, ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में फूड पार्क हरियाणा में कितने स्थित है? तो वर्तमान में हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं भाई, ये आप याद रखना। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कितने फूड पार्क है? 4 फूड पार्क है और 2 जो है मेगा फूड पार्क है मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहां से आपको दिखा देता हूं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले राई फूड पार्क सोनीपत की बात करेंगे। ठीक है, ये फूड पार्क है, याद रखना। यहां पे लिखा गया है ना, ये देखो, पहला सोनीपत जिले में है और दूसरा कहां पर है? दूसरा रोहतक, हाँ, साहा अंबाला हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं। पहला जो है राई फूड पार्क जो सोनीपत में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001-2 के दौरान जो है इसको विकसित किया गया था। और विवरण यह है, हरियाणा का पहला प्रमुख फूड पार्क था जिसे दिल्ली के साथ निकटता के कारण खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए जो है चुना गया था। यानी कि पहला फूड पार्क कौन सा था? राई फूड पार्क सोनीपत था। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा साहा अंबाला हो जाएगा। ये देखो, दूसरा देख लेते हैं, साहा फूड पार्क कहां पर है? ये अंबाला के अंदर अवस्थित है। स्थापना की बात करूं तो अंबाला के साहा में स्थित इस फूड पार्क की स्थापना 2005-6 के दौरान की गई थी। विवरण की बात करूं तो इसे उत्तर हरियाणा के कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण केंद्र के रूप में जो है विकसित किया गया था। और तीसरा और चौथा यहां पे देख लो, तीसरा फूड पार्क नरवाना जींद में है और चौथा फूड पार्क जो है डबवाड़ी सिरसा के अंदर अवस्थित है। इन दोनों पार्कों को जो है बाद के चरणों में 2010-11 में जो है विकसित किया गया था। तो ये आप याद रखना मेरे भाई। ठीक है, इन चारों को जो है अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, और मेगा फूड पार्क के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कभी आगे आएगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? डैश में प्रस्तावित 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। तो किसको स्थापित किया जाएगा? रेवाड़ी एम्स को जो है 22वें एम्स के रूप में जो है स्थापित किया जाएगा। ये आप याद रखना, 22वां है। कहां पर स्थापित किया गया है? ये देखो, यह 22वां एम्स हरियाणा के रेवाड़ी जिले के माजरा मुस्तकिल भालकी गांव में जो है स्थापित किया जा रहा है, अभी किया जा रहा है। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 8वें चरण के तहत मंजूर किया गया है। शिलान्यास की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2000 को रेवाड़ी में इस परियोजना की जो है आधारशिला रखी थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, बस इतना ही आपसे मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे। ठीक है, बस लाइक कर दिया करो। लाइक से क्या मिलता है मेरे को? लाइक से मेरे को जो है टॉनिक मिलता है भाई। ठीक है, टॉनिक मिलता मतलब क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है भाई। ठीक है, एनर्जी मिलती है मतलब मुझको ऐसी एनर्जी मिल जाती है कि मैं आपके लिए और इतना ही काम जो है और अच्छे तरीके से कर सकूं मेरे भाई। ठीक है, तो बस लाइक कर दिया करो और आपको कुछ नहीं करना, और बस आराम से अपने, सर्दियां ज़्यादा हो रही हैं, रजाई में बैठ के पढ़ते रहो, किताबों में घुस जाओ। 2 महीने के बाद जहां जाके घूमना है घूमाना, जिसके साथ घूमना है उसके साथ घूम लेना, कोई आपको मना करने वाला नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, बल्कि आपको खुद कहेंगे जा बेटा घूमया, ऐश कर जाके जा। ठीक है, तो बस 2 महीने किताबों को दे दो, उसके बाद सारी जिंदगी आपकी है, सारी लाइफ आपकी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया है? तो इनमें चारों में से जो है कौन से हरियाणा के एक बाल कवि है जिन्होंने अनुवाद किया है? किसको अनुवाद किया है? द अरब एंड हिज कैमल नाम की जो एक कहानी थी, इसका जो है अनुवाद किया है। ठीक है, इसका अनुवाद किया है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुरारी लाल नीरज जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से। बाल कवि की बात करूं तो मुरारी लाल शर्मा, जिनका उपनाम नीरस है, हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार और कवि है। इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धोकिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध कार्य कौन सा इन्होंने किया है? उन्होंने बच्चों के लिए सरल और शिक्षाप्रद साहित्य सृजन किया है। इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी द अरब एंड हिज कैमल का हिंदी हरियाणवी परिवेश में काव्य अनुवाद किया है। ठीक है, तो याद रखना, आपसे क्या पता ये भी पूछ ले, बताइए इन्होंने किस लैंग्वेज में जो है अनुवाद किया है? तो हिंदी और हरियाणवी दोनों में जो है इन्होंने अनुवाद किया है। और योगदान की बात करूं तो इनकी रचनाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों और बाल पत्रिकाओं में अक्सर देखी जाती हैं। तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई ये। ठीक है, इनके बाल साहित्य में योगदान के लिए हरियाणा सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो है इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, याद रखना इनके, इनसे रिलेटेड ये छोटी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हरियाणा के डैश को हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि भी माना जाता है, ठीक है, जो गाकर कविताएं पढ़ती हैं। तो कौन हो जाएंगे, अल्हड़ बीकानेरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं परिचय। अल्हड़ बीकानेरी, मूल नाम इनका क्या था, श्यामलाल शर्मा इनका मूल नाम था। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बीकानेर गांव के ये रहने वाले थे। वे हिंदी और हरियाणवी के सबसे प्रतिष्ठित हास्य कवियों में से एक थे। विशेषता, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने हास्य कविताओं को एक विशिष्ट लय में गाकर सुनाते थे, जिससे वे जनता के बीच अत्यंत जो है लोकप्रिय हो गए। सम्मान की बात करूं तो उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए हास्य रत्न, काका हाथरसी पुरस्कार और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से जो है नवाजा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आप याद रखना, अल्हड़ बीकानेरी का मूल नाम क्या था, ये जरूर याद रखना, श्यामलाल शर्मा जो है इनका मूल नाम होता था मेरे भाई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अल्हड़ बीकानेरी आपको दिया है ना, आपने अल्हड़ बीकानेरी ही नाम सुना होगा। अब कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर मतलब बच्चों को बाहर करने के लिए ना, अब बच्चों को तो बाहर करना है ना उसको किसी ना किसी तरीके से, यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे श्यामलाल शर्मा दे देगा, श्यामलाल शर्मा दे देगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसने नहीं पढ़ा वो तो डायरेक्ट गलत करके आएगा ना, इसीलिए हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ और कहता हूँ कि हर चीज़ आपको पढ़नी बेहद ज़रूरी है। कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या आपके साथ एग्जाम में होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। कोई एक्सेप्टेशंस नहीं है, सब आपको जो है पहले से तैयार होके जाना पड़ेगा कि भाई ये मेरे साथ हो सकता है। आपने एक मनी हेस्ट सीरीज देखी है, आई होप आपने देखी होगी, ऐसे काम आप बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। मनी हेस्ट सीरीज देखी होगी, तो उसमें क्या करता है, वो जो चोरी करता है सारी संभावनाएं उसको पहले से पता होती है कि भाई अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं यहाँ से बचने का रास्ता निकाल लूंगा, अगर ये चीज़ फंस गई तो मैं यहाँ से ये रास्ता निकाल लूंगा। तो हर संभावना आपको देखनी पड़ेगी HSSC 2026 के लिए। अगर एग्जामिनेशन ने स्टेटमेंट क्वेश्चन बना दिए तो मैं ये सारा मेरा काम आ जाएगा, अगर HSSC ने कुछ ऐसे पूछ लिया तो मैंने बेसिक से पढ़ रखा है, यहाँ से मेरा काम आ जाएगा। हर चीज़ आपको जो है पहले से अंदाज़ा लगा के चलना पड़ेगा, हर चीज़ आपको पहले से बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करके चलना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है। तो यही क्वेश्चन सेम मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूं। वहां पर क्या पूछा था, वहां पर जो है उर्वशी बुटालिया, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये रही उर्वशी बुटालिया, यहीं पे आपको बता देता हूं, ठीक है। उर्वशी बुटालिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहां पर क्या लिखा गया था, उर्वशी जुबान बुक्स जो है उर्वशी बुटालिया, इनका जो है एक वो चलता है, क्या चलता है, इनका एक इनिशिएटिव चलता है, ठीक है। उसका नाम क्या था, काली फॉर वीमेन है, ठीक है, काली फॉर वीमेन हो जाएगा, ठीक है, वुमेन हो जाएगा। तो ये नाम पूछा गया था, ये जानकारी मैं आपको पिछली वीडियोस में भी दे चुका हूं, इसीलिए बोलता हूं ये पूरी 142 शिफ्ट आपको देखनी बेहद जरूरी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते HSSC कौन सी लाइन उठा के आपके एग्जाम में दे दे मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए बोलता हूं सारी चीजें पढ़नी जरूरी है, बेसिक से पढ़ना जरूरी है, डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो परिचय देख लेना। उर्वशी बुटालिया एक प्रसिद्ध भारतीय नारीवादी लेखिका, प्रकाशक और सक्रियतावादी। इनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। जुबान बुक्स, उन्होंने 2003 में जुबान बुक्स नामक प्रकाशन गृह हाउस की स्थापना की थी। यह मुख्य रूप से महिलाओं के लेखन और उनके मुद्दों पर केंद्रित है। यह भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन काली फॉर वीमेन की एक हिस्सा विस्तार था भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बस आपको पढ़ना है मल्टीपल्स टाइम इन चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के डैश शहर में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, कैथल जिले में अवस्थित है, ठीक है। वैसे कैथल ये कुरुक्षेत्र 2 जिलों में आता है, लेकिन जो है 90% जो इसका हिस्सा है ना वो कहाँ पर आता है, वो कैथल में ही आता है, ठीक है। इसीलिए आप कैथल के साथ जाएंगे, 10% जो हिस्सा है वो आपका कुरुक्षेत्र के साथ आता है, ठीक है। तो बस दोनों इसलिए याद रखना, कभी दोनों मिला के दे दे तो तब आपको कुरुक्षेत्र और कैथल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सेपरेटली बात करेगा तो कैथल ही आपको राइट करना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य सियोंसर जंगल भी इसको कहा जाता है। कैथल जिले में कुरुक्षेत्र की सीमा के पास, मुख्य रूप से पेहुआ के पास जो है ये अवस्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करूँ तो लगभग 4452.85 जो है 4453 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अधिसूचना की बात करूं तो 29 जुलाई 1988 को आधिकारिक रूप से अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसको, और अन्य नाम क्या है, सियोंसर जंगल के नाम से इसको जाना जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। हर चीज आपको एक एक करके दे रहा हूं। अब अगर आप अब भी नहीं पढ़ सकते ना और सिलेक्शन नहीं ले सकते तो बहुत ज्यादा बड़े रिस्क में अपनी जो फ्यूचर है ना, अपना जो लाइफ है
उसको डाल रहे हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, चिली झील हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो आप सभी ने देख भी लिया होगा, फतेहाबाद जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चिली झील हरियाणा के फतेहाबाद शहर के मध्य में जो है स्थित हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा में इनमें से हरियाणा का एक शहर नहीं है। तो गोहाना तो हरियाणा का शहर है, कहां पर है, सोनीपत के अंदर है, ठीक है। महम भी हरियाणा का शहर है, कहां पर है, रोहतक के अंदर है। टोहाना भी हरियाणा का शहर है, कहां पर है, फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में है, ठीक है। भरतपुर जो है ये हरियाणा का शहर नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ये कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो मानव रचना जो है हरियाणा के विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, फरीदाबाद में जो है अवस्थित हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, 14 में बोला गया दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के डैश में स्थित है। तो कहां पर स्थित है, यमुनानगर जिले में जो है ये अवस्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर प्लांट जो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, कहां पर अवस्थित है, यमुनानगर जिले में अवस्थित है, ठीक है। इसकी पहली इकाई का संचालन कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। पहली इकाई का संचालन है जो है ये 2008 में हुआ था। और इसके अंदर 2 यूनिट है भाई, ठीक है। इसके अंदर कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। 2 यूनिट है, कितने कितनी की यूनिट है, 300 की यूनिट है, माफ कीजिएगा, 300 की 2 यूनिट है, ठीक है। 300 की इसके अंदर 2 यूनिट है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, यहाँ पे आप देख लेना, 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। कुल क्षमता 600 मेगावाट की, 300 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया, निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो कौन राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है, सबसे पहले आप याद रखना 5 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल इनका कार्यकाल होता है। और किसके प्रसाद परयत ये अपनी जो है पद पर बैठते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद परत जो है ये बैठते हैं 154 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। ये राज्यपाल बनते हैं और इनको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ठीक है। 156 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर ये अपना पद धारण करते हैं और 5 साल जो है इनका कार्यकाल होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति डैश के हाथ में होती है, ठीक है। अब वैसे तो सभी को आता होगा ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। जैसे केंद्र के कॉन्टेक्स्ट में कौन है, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ऐसे ही हम राज्य की बात करें तो राज्य का कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है, राज्यपाल के हाथ में होती है। और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, ठीक है। ये सारी जानकारी आई होप आपको पता भी होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा की कार्यकारी शक्ति हरियाणा के राज्यपाल के पास में होती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, 17 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने के योग्य है। यानी कि जो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना है ना, इसके तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त यानी कि जमीन प्राप्त करने के लिए कौन कौन इलिजिबल है। अनुसूचित जाति वाले बिल्कुल इलिजिबल है, पिछड़े वर्ग वाले बिल्कुल इलिजिबल है, बीपीएल परिवार वाले बिल्कुल इलिजिबल है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा प्लीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, हरियाणा के रोहतक जिले में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ है। तो रोहतक में जो है भाई किसका जन्म नहीं हुआ है, तो साक्षी मलिक का तो जन्म बिल्कुल रोहतक में हुआ है, रोहतक के मोखरा गांव में हुआ है। जोगिंदर शर्मा आप सभी जानते हैं, साक्षी शर्मा क्या खेलती है, साक्षी शर्मा कह रहा हूँ, साक्षी मलिक ये क्या खेलती है, कुश्ती खेलती है भाई, ठीक है, ये कुश्ती खेलती है माफ कीजिएगा। जोगिंदर शर्मा कौन सा खेल खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं भाई, ठीक है। आपने इनको देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, सॉरी आपने इनको देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए। T20 वर्ल्ड कप ये जो 2007 वाला जीती थी ना इंडिया, उसमें जो है इन्होंने ही लास्ट ओवर फेंका था, महेंद्र सिंह धोनी ने इन्हीं को दिया था और इन्होंने जो है जितवाया था मेरे भाई, ठीक है। ममता खरब भी जो है ये ममता खरब जो भाई इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है भाई गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, गोल्डन गर्ल के नाम से
जाना जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग को कुछ को लगता होगा वीरेंद्र सहवाग का जन्म भी जो है हरियाणा में हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। जो इनका पैतृक गांव है ना, पैतृक गांव, जो इनका पैतृक गांव वो कहाँ पर है, वो हरियाणा के झज्जर में है भाई। ठीक है, हरियाणा के झज्जर में है। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, दिल्ली के नजफगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दिल्ली के नजफगढ़ में, नजफगढ़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नफजगढ़, चलो जो भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखना, दिल्ली के नजफगढ़ पे बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वीरेंद्र सहवाग से ही, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इनको जो है पता है क्या, इनको किसका सुल्तान बोला जाता है। ठीक है, डैश का सुल्तान बोला जाता है। ठीक है, सुल्तान बोला जाता है, ये आप मुझे बहुत बताएंगे, बोला जाता है। ठीक है, जो बोला जाता है। बॉयज़ तो मुझे लगता है ये बता देंगे कि क्योंकि लड़के जो है क्रिकेट देखते हैं, तो इनको जो है सुल्तान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है, ये भी बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको, पाकिस्तान, PAK मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम है। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड का नाम है, वहीं पर इन्होंने 300 रन बनाए थे। ठीक है, 300 रन बनाए थे टेस्ट में, वहीं पर जो है इनको कहा जाने लगा था डैश का सुल्तान। ठीक है, तो अब ये जगह बताना कौन सी को जो है, कौन से ग्राउंड का इनको सुल्तान बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप बताना। चलिए आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। 18 क्वेश्चन थे, 135 भाग हमने जो है कंप्लीट कर दिए हैं। सिर्फ यहाँ पर जो है अब कितने पार्ट बचे हैं, सिर्फ जो है 7 वीडियोस बचे हैं, यानी कि अगले हफ्ते इसी बुधवार को जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा और हम हरियाणा जीके बिल्कुल फिनिश कर देंगे। और यकीन रखता हूं कि अगले ही वीक से जो है आपकी इंडिया जीके बहुत जल्द मैं शुरू कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो इंडिया जीके भी बहुत इसी अच्छे अंदाज में हम शुरू करने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो है एग्जाम से रिलेटेड मैं लेके आऊँगा जो है इंडिया जीके का। ठीक है, बस आप अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों, इतनी सी हेल्प कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना दोस्तों, और कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल पेड वाला कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस जुड़े रहना, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो है नए हो तो भाई चाहो तो शेयर कर देना। ठीक है ना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है सारी PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना। और जो है वीडियो सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।